नमस्कार दोस्तों, 15 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला आर्टिकल है स्ट्राइडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर। किस हद तक अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में अभी भी इंडिया इन्वॉल्व है, इसके कंटेक्स्ट में इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ बातें कही गई हैं। रिसेंटली ही रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग अफगानिस्तान के ऊपर इंडिया ने न्यू दिल्ली में कन्वीन किया 10 नवंबर को। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल की मीट थी, जिसको इंडिया के NSA अजीत डोवाल साहब लीड कर रहे थे। पाकिस्तान ने आने से मना कर दिया और चाइना ने कुछ लेम एक्सक्यूजेस बना के अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा नहीं। बाकी सब लोग आए। सब लोग मतलब रशिया, ईरान और 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए। तो इस मीटिंग का मतलब बहुत सारे स्ट्रेटेजिक स्पेशलिस्ट ये बता रहे हैं कि इंडिया अभी भी रेलेवेंट है अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स में। भले ही इंडिया की कोई फिजिकल प्रेजेंस ना हो काबुल में, लेकिन वो फिजिकल प्रेजेंस ना होना इंडिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स बताए गए। तो कुल मिला के अफगान थिएटर में इस समय पे इंडिया कहाँ स्टैंड कर रहा है, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इसे देखेंगे। फिर अब तक अगर देखा जाए तो एक मैं बता दूं कि पिछले हफ्ते चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी की एक मीटिंग हुई और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया, रेजोल्यूशन ऑन द मेजर अचीवमेंट्स इन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पार्टी ओवर पास्ट सेंचुरी। पिछले 100 साल में चाइना ने क्या किया है, उसके कंटेक्स्ट में एक रेजोल्यूशन साइन हुआ है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये रेजोल्यूशन कि ऐसे मेजर रेजोल्यूशंस चाइना में अब तक केवल 3 बार पास किए गए। पहला पास किया गया था माओ जेडोंग के अंदर 1945 में, दूसरा पास किया गया था डेंग जाओपिंग के अंदर 1981 में, तीसरा पास किया गया 2021 के अंदर जी जिनपिंग में। ये रेजोल्यूशन डेंग जाओपिंग वाले रेजोल्यूशन से कैसे अलग है, यहाँ पे जी जिनपिंग किस प्रकार से अपनी कोर सिचुएशन को क्लियर कर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में अभी के लिए 26 रेबल्स को पुलिस ने मार दिया है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार दिया है। तो ये जो नक्सलाइट्स हैं ये ऑलमोस्ट यहाँ पे हार रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी अप्रोच में भी क्या कमी है, उस कमी को यहाँ पे पॉइंट आउट किया गया है। मॉइस्ट का एक लॉस्ट कॉज है। मॉइस्ट क्या करते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन की खामियां बता के जो रूरल लोग हैं उनको अपनी तरफ खींच के एक आर्म्ड रेबेलियन के थ्रू ताकत कब्जाने की कोशिश करना। अब ये कोशिश पूरी तरीके से फेल हो रही है, उसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया था। फिर नेक्स्ट है रूटीन मैटर और पनिशमेंट पोस्ट। रिसेंटली क्या हुआ है कि जो कॉलेजियम है सुप्रीम कोर्ट का, जो कि जजेस का अपॉइंटमेंट करता है, जजेस का ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट, इसने क्या किया कि जो चीफ जस्टिस हैं आपके मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी, उनको मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे मुनेश्वरनाथ भंडारी, उनको मद्रास हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार के ट्रांसफर्स कॉलेजियम की क्रेडिबिलिटी को नीचे गिराते हैं। कैसे नीचे गिराते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे कॉलेजियम के काम करने के तरीके पे उंगली उठाई जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे क्या रोल होना चाहिए, उसके बारे में एक व्यू पॉइंट दिया हुआ है। इस व्यू पॉइंट को देखेंगे। आर्टिकल लिखा है जस्टिस के चंद्रू साहब ने, जो कि मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल है क्रिएटिंग सेफ डिजिटल स्पेसेस। आज के समय पे जब बहुत सारे बच्चों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, उनकी साइबर बुलिंग ना हो, उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए ऑनलाइन, इसके कंटेक्स्ट में एक आर्टिकल बताया गया। कुछ अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं, इस आर्टिकल को देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो अनिशा दास ने हमको ज्वाइन किया। अनिशा दास का ये 3rd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक अनिशा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन नीलुप्तल नाथ ने हमको ज्वाइन किया। नीलुप्तल का ये 4th मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक नीलुप्तल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। अशोक कुमार ने हमको ज्वाइन किया। शुभम तिवारी ने हमको ज्वाइन किया। संभव मरावी ने हमको ज्वाइन किया। राहुल कर्दवंशी ने हमको ज्वाइन किया। राहुल का 2nd मंथ एज ए मेंबर। वेलकम बैक राहुल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। कीर्ति गोयल ने हमको ज्वाइन किया। योगेश पाटिल ने हमको ज्वाइन किया। शिखा पांडे ने हमको ज्वाइन किया। तो शिखा पांडे, योगेश पाटिल, कीर्ति गोयल, राहुल कर्दवंशी 2nd मंथ एज ए मेंबर, संभव मरावी, शुभम तिवारी, अशोक कुमार, नीलुप्तल नाथ 4th month as a member and Anisha Das 3rd month as a member. Thank you so much guys and girls for joining this channel and supporting me. Thank you so much for your consistent support. आपकी ज्वाइन करने से काफ़ी मदद मिलती है और आप सब लोग इस समय भी जब ज़्यादा वीडियोस नहीं आ रही तब भी ज्वाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स दैट यू आर रियली हेल्पिंग अ लॉट। चलिए अपने डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्राइडिंग बैक इनटू द अफगान थिएटर। तो अभी के लिए
न्यू दिल्ली ने जो मीटिंग करी है, थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, 10 नवंबर को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लेवल की मीटिंग है। इसके थ्रू न्यू दिल्ली क्या सिग्नल भेजना चाह रहा है? सिग्नल ये भेजना चाह रहा है कि भले ही नई दिल्ली मतलब इंडिया का कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली फिजिकली प्रेजेंट नहीं है काबुल में, इसका मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान के अफेयर्स में इंडिया की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अभी भी इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंस है अफगानिस्तान के अंदर। ये इंडिया के पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्लासेस आइडेंटिफाई कर रही हैं अलग अलग तरीके से, और इस बात को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मीटिंग के थ्रू आइडेंटिफाई कराने की कोशिश की और ओवरऑल इंडिया की इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया रशिया ने, ईरान ने, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ये उज्बेकिस्तान ने। जिससे ये पता चलता है कि डेफिनेटली अफगानिस्तान के अफेयर्स में इंडिया अभी भी रेलेवेंट है। और तालिबान के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव ने इस मीटिंग को बिल्कुल ही फ्यूटाइल और एकदम ही बकवास नहीं बोला है, तो इसका मतलब है अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो भी इंडिया के साथ एंगेज करना चाहता है। एक कंट्री पाकिस्तान, जो कि ऑब्वियस सी बात है इंडिया को अफगानिस्तान से दूर रखना चाहती है, वो यहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई नहीं है। और चाइना यहाँ पे शांत रहा है। बट शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि चाइना एंटी इंडिया नहीं है। चाइना किस हद तक एंटी इंडिया है वो हमको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में नजर आ रहा है। और चाइना पूरी कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान के अफेयर्स के अंदर इंडिया की इंपॉर्टेंस एक लिमिट से ज़्यादा न उठे, लेकिन उसके बाद भी हमें तो अपनी इंपॉर्टेंस लेके आनी है। यहाँ पे एक दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ और इस दिल्ली डिक्लेरेशन में ये जो अलग अलग नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं या फिर जो भी सेक्रेटरीज आए थे अलग अलग पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स के, उन्होंने सिमिलर प्रकार के कंसर्न दिखाए। कैसे सिमिलर प्रकार के कंसर्न? कि भाई अफगानिस्तान की ज़मीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल ना किया जाए, अफगानिस्तान के ओपीएम के प्रयोग को थोड़ा कम किया जाए ताकि दुनिया भर में ड्रग सप्लाई थोड़ी कम हो जाए, अफगानिस्तान जेंडर इश्यूज़ और माइनॉरिटी राइट्स को लेकर थोड़ा सेंसिटिव तरीके से ऐड करे, अफगानिस्तान के अंदर एक ओपन और ट्रूली इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, अफगानिस्तान के अंदर जो भी सरकार हो एक रिप्रेजेंटेटिव सरकार हो, सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस है अफगानिस्तान के अंदर वो प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनको दिया जाए। तो अच्छी अच्छी बातें इस दिल्ली डिक्लेरेशन में लिखी हुई हैं और कहीं ना कहीं कंट्रीज ने इसको सपोर्ट भी दिया है। बट क्या ये बातें पूरी तरीके से पॉसिबल हैं तालिबान के राज के अंदर? हमें भी पता है कि तालिबान पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमें भी पता है कि तालिबान के अंदर जो अफगानिस्तान की पाश्तून कम्युनिटी है उसके लोग ज़्यादा डोमिनेंट है और हज़ारा कम्युनिटी को तो लिटरली कोई रिप्रेजेंटेशन ही यहाँ पे नहीं दिया गया। तो क्या इस तालिबान वाले अफगानिस्तान के अंदर ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन के जो अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट्स दिए हैं क्या ये प्रैक्टिकल हैं? एक तो सवाल यहाँ पे ये उठता है। दूसरा भाई, ओवरऑल इंडिया की यहाँ पे बातें ज़्यादा काम में आने वाली है नहीं, क्योंकि इंडिया यहाँ पे जिन भी लोगों के साथ बातचीत कर रहा था वो लोग फिजिकली प्रेजेंट हैं आपके अफगानिस्तान के अंदर, और इंडिया यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है। इंडिया यहाँ पे कोई भी क्लैरियन कॉल दे विद रिस्पेक्ट टू इंक्लूसिव गवर्नमेंट या किसी भी प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर चीज़ों को बदलवाने की बात करे, अच्छी अच्छी चीज़ें इंप्लीमेंट करवाने की बात करे, ये सब इंडिया तब कर सकता है जब इंडिया अपनी फिजिकल प्रेजेंस को अफगानिस्तान के अंदर मेंटेन रखे, जो कि इंडिया ने मेंटेन करके नहीं रखा है। ओवरऑल दिल्ली डिक्लेरेशन को ज़्यादातर कंट्रीज ने सपोर्ट किया, लेकिन कुछ कंट्रीज का अपना खुद का अलग से एक डिक्लेरेशन है। जैसे रशिया का जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसने साफ साफ ये बोला दिल्ली डिक्लेरेशन के बाद कि देखिए डेफिनेटली हम सबकी कॉमन पोजीशन मतलब हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रहे, वुमेन राइट्स को माना जाए, लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, हम ये सब चाहते हैं। लेकिन अलग अलग कंट्रीज अफगानिस्तान में चीज़ों को इस प्रकार से मतलब टेकअप करेंगी जिस प्रकार से उनका खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। तो डेफिनेटली अलग अलग कंट्री कॉमन पोजीशंस ले रही है अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन उन कॉमन पोजीशंस में उन कंट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कल की डेट में तालिबान डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं करता है, उसके बावजूद रशिया अपने सिक्योरिटी मैटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान के साथ रिश्ते बना के रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली डिक्लेरेशन या फिर यूनाइटेड नेशंस ने बोला है कि डेमोक्रेसी लेके आओ अफगानिस्तान के अंदर, तो कल के अंदर अगर अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं आती तो रशिया रिश्ते तोड़ देगा अफगानिस्तान से। नहीं, रशिया अपने इंटरेस्ट के हिसाब से रिश्ते बना के रखेगा। तो दिल्ली डिक्लेरेशन में इंडिया की नाक जरूर बची रही, ओवरऑल बाकी कंट्रीज ने इंडिया के स्टैंड का सपोर्ट जरूर किया है, बट बहुत सारी कंट्रीज का ये बोलना है कि एट द एंड हम अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। अगर तालिबान डेमोक्रेसी नहीं ला रहा है, वुमेन राइट्स नहीं बचा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ रिश्ते तोड़ देंगे। सिंपल बात है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। इंडिया की अगर अफगानिस्तान पॉलिसी की बात की जाए
तो इंडिया को बहुत प्रैक्टिकली चलना पड़ेगा, ये बात इंडिया के पॉलिसी मेकर्स को ही पता है। 15 अगस्त को जो हुआ कि काबुल के अंदर तालिबान ने एंट्री मारी और ओवरऑल पूरी तरीके से उसको कब्जा लिया। अब ओवरऑल रियलिटी काफ़ी बदल चुकी है, ग्राउंड लेवल पे तालिबान का पूरी तरीके से राज हो चुका है और ये 1996 वाला तालिबान नहीं है, ये 2021 वाला तालिबान है। पूरे अफगानिस्तान के ऊपर इनका कब्जा है। तो कुल मिला के पूरी तरीके से आप तालिबान को मजबूर कर दो कि हाँ भाई आप ऐसा ऐसा करो, वो पॉसिबल नहीं है। और एक और चीज़ है, पाकिस्तान के अंदर तालिबान के एस्टैब्लिशमेंट के अंदर अभी भी पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। अगर आप देखो जिस समय पे दिल्ली डायलॉग हो रहा था उस समय पे तालिबान के जो या अफगानिस्तान के जो एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है मुल्ला आमिर खान मुताकी, ये इस्लामाबाद पहुंचे एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ। तो जिस समय पे दिल्ली डायलॉग हो रहा था अफगानिस्तान को लेके, उस समय पे तालिबान का एक आला मिनिस्टर पहुंचा हुआ था पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने के लिए। तो टाइमिंग इसलिए यहाँ पे ऐसी रखी है ताकि पाकिस्तान इंडिया को दिखाना चाहता है कि तुमसे ज़्यादा हम इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान के अंदर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इस आर्टिकल में ये बोली गई है कि अगर इंडिया को कुछ भी करना है अफगानिस्तान के अंदर तो इंडिया को फिजिकल प्रेजेंस मेंटेन करनी पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज़ ये है कि फिजिकल प्रेजेंस खतरनाक हो सकती है इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि काबुल और इसके आसपास का जो इलाका है वहाँ पे डोमिनेट करता है हकानी नेटवर्क ऑफ तालिबान, और हकानी नेटवर्क बहुत हद तक एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान है। तो कल की डेट में मान लो इंडिया की कोई भी फिजिकल प्रेजेंस होती है अफगानिस्तान के अंदर तो पूरे चांसेस हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक होगा, उनको मारने की कोशिश की जाएगी, और ये हकानी नेटवर्क करवा सकता है, पाकिस्तान करवा सकता है। तो इंडिया को पूरी तरीके से अपने ऑफिशियल्स की सिक्योरिटी की गारंटी नहीं है, इसलिए इंडिया अपना कोई भी ऑफिशियल इस समय पे तालिबान के अंदर अफगानिस्तान के अंदर नहीं भेज रही। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अलग अलग प्लेयर्स हैं, जैसे कि जितने भी इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर्स हैं सेंट्रल एशिया के, रशिया की बात कर लो, ईरान की बात कर लो, इन सब ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन को कंटिन्यूड रखा है। चाइना की बात कर लो, उसने भी अपने डिप्लोमेटिक मिशन को अफगानिस्तान में कंटिन्यू रखा है। हमारा वहाँ पे कोई भी डिप्लोमेटिक मिशन नहीं है। तो डेफिनेटली हम रेलेवेंट हैं, और कहीं ना कहीं तालिबान के स्टेटमेंट से भी ये देखने को मिला है कि तालिबान चाहता है कि वो इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखे। वो रिश्ते तब तक अच्छे नहीं रह सकते जब तक इंडिया की फिजिकल प्रेजेंस ना हो काबुल के अंदर, और वो फिजिकल प्रेजेंस जल्दी से जल्दी लेके आनी पड़ेगी। इनफैक्ट ये जो तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर है मुताकी, इसने खुद बोला है कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड होना चाहिए थ्रू वाघा बॉर्डर। तो वाघा बॉर्डर के थ्रू लैंड शिपमेंट्स भेजे जाने चाहिए फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, और उसके लिए तालिबान पीछे से प्रेशराइज भी कर रहा है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने शुरुआत में बोला था कि हम 50,000 टन गेहूं भेजेंगे अफगानिस्तान के लोगों को वाया पाकिस्तान ओवरलैंड। पहले तो पाकिस्तान ने मना कर दिया, फिर शायद इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से और खुद तालिबान की तरफ से जब प्रेशर आया कि भाई तुम गेहूं भेजने से क्यों मना कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं इमरान खान थोड़े बकल डाउन किए। इमरान खान ने बोला कि हम सोचेंगे और आप बताएंगे। तो आगे आने वाले समय में लैंड बॉर्डर्स के थ्रू गेहूं भेजना और भी इंपॉर्टेंट ह्यूमन डेवलपमेंट की चीज़ें भेजना, इस प्रकार से इंडिया कुछ प्रेशराइज कर सकता है पाकिस्तान को। लेकिन देखिए, लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया को कुछ भी करना है अफगानिस्तान के अंदर तो अपनी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ पे बना कर रखनी पड़ेगी। अब बस अब यही देखना है कि इंडिया कब तक अपनी फिजिकल प्रेजेंस को अफगानिस्तान के बना के साथ रखता है। इनफैक्ट बैक एंड चैनल से मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के ऑफिशियल्स की और तालिबान के साथ बातचीत ज़रूर चल रही होगी, और जैसे ही इंडिया को इस बात की क्लैरिटी हो जाएगी कि इंडियन ऑफिसर्स की जान को कोई खतरा नहीं होगा अफगानिस्तान में पोस्ट होने से, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली इंडियन गवर्नमेंट अपने ऑफिसर्स को वहाँ पे डिप्यूट करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं रूटीन मैटर और अ पनिशमेंट पोस्ट। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने रिकमेंड किया कि जो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी, इनका ट्रांसफर किया जाएगा मेघालय हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो सीनियर मोस्ट जज हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी, इनका ट्रांसफर किया जाएगा मद्रास हाई कोर्ट में। अब ओवरऑल ये ट्रांसफर्स तो आपने कर दिए, लेकिन आपको इन ट्रांसफर्स की जवाबदेही भी देनी पड़ेगी, क्योंकि ट्रांसफर्स थोड़े अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल संजीव बनर्जी की बात की जाए तो इनको 22 जून 2006 को कलकत्ता हाई कोर्ट का जज बनाया गया था, फिर फाइनली इनको 31 दिसंबर 2020 को मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया। इनफैक्ट मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गए, क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट में सबसे सीनियर थे जस्टिस बनर्जी। तो 31 दिसंबर को मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस बनर्जी। इन्होंने अपनी सर्विसेज ज्वाइन की 4 जनवरी 2021 को। 10 महीने से अपना काम कर रहे हैं। ओके, 1 नवंबर 2023 को रिटायरमेंट था जस्टिस बनर्जी को, मतलब मद्रास हाई कोर्ट के एज अ चीफ जस्टिस 2 साल और थे जस्टिस बनर्जी के पास। अभी यहाँ पे इनको ट्रांसफर कर दिया गया। कहाँ ट्रांसफर किया गया?
मेघालय हाई कोर्ट में। अब प्रॉब्लम ये है कि कलकत्ता हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 72 जजेस, मद्रास हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 75 जजेस, मेघालय हाई कोर्ट की सैंक्शन स्ट्रेंथ है 4 जजेस। सैंक्शन स्ट्रेंथ मेघालय हाई कोर्ट की 4 जजेस हैं और अभी वहां पे काम केवल 2 जजेस कर रहे हैं। तो सोचिए, मद्रास हाई कोर्ट जिसकी सैंक्शन स्ट्रेंथ है 25 जजेस, वहां पे केसेस भी जाता है, इसको पिछले 10 महीने से बहुत प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे थे जस्टिस संजीव बनर्जी, एकदम से आप उनको मेघालय हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हो जहां पे केवल 2 जजेस हैं, काम भी कम है अगले 2 सालों के लिए। तो इससे कुछ सवाल खड़े होते हैं। इससे ये सवाल खड़ा होता है कि जस्टिस संजीव बनर्जी का एकदम से बीच में यहाँ पे ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है, वाई ट्रांसफर इन बिटवीन। तो क्या यहाँ पे केंद्र की सरकार और कॉलेजियम मिलके काम कर रहे हैं कि संजीव बनर्जी जी को तुमने बीच में ही यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अगर ट्रांसफर ऑफ जजेस की बात की जाए तो आर्टिकल 222 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भैया ये जज को ट्रांसफर किया जा सकता है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ एक हाई कोर्ट को दूसरा हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का रिकमेंडेशन चाहिए और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम का रिकमेंडेशन नहीं आया था। इस रिकमेंडेशन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को आप ट्रांसफर कर दो, इस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ का चीफ जस्टिस बना दो, यहाँ का जज बना दो, और प्रेसिडेंट फिर वो अपॉइंटमेंट कर देगा सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने के हिसाब से। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू साहब, किरण रिजिजू साहब ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना की बड़ी बढ़ चढ़ के तारीफ की कि एनवी रमन्ना जुडिशरी में चेंज ला रहे हैं, रेवोल्यूशन ला रहे हैं। एनवी रमन्ना ने मिस्टर रिजिजू साहब की तारीफ की कि भाई हमारे जो लॉ मिनिस्टर है रिजिजू साहब वो बहुत बढ़िया हैं। रिजिजू साहब यहाँ पे क्यों तारीफ कर रहे हैं? क्योंकि वो लॉ मिनिस्टर हैं। तो एक देश का लॉ मिनिस्टर अगर हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तारीफ करता हुआ नजर आएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी को मान रही है। प्रॉब्लम बस यहाँ पे ये है कि भाई ओवरऑल इस बात का जवाब कौन देगा कि जस्टिस बनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर क्यों किया गया जब वो अच्छी तरीके से काम कर रहे थे मद्रास हाई कोर्ट में। तो वाई ट्रांसफर फ्रॉम मद्रास हाई कोर्ट टू आपका मेघालय हाई कोर्ट। तो एक तो ये ट्रांसफर के ऊपर सवाल उठा। दूसरा सवाल उठा है जस्टिस भंडारी के ट्रांसफर के ऊपर, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी। अब जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी 16 सितंबर को एक डिसीजन लिया गया, हालांकि इस डिसीजन को 1.5 महीने बाद पब्लिक किया गया। तो 16 सितंबर के डिसीजन के चलते जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज थे, इनको मद्रास हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। अभी इन्होंने अपनी ड्यूटीज एज्यूम नहीं की। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाई कोर्ट का जज बनाया गया था राजस्थान हाई कोर्ट का 5 जुलाई 2007 को। ठीक है, अब क्या है कि जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को जब ट्रांसफर किया गया ना मद्रास हाई कोर्ट में, तो मद्रास हाई कोर्ट में अब वो सबसे सीनियर मोस्ट जज हो जाएंगे, क्योंकि उनसे जो सीनियर थे मद्रास हाई कोर्ट में जस्टिस संजीव बनर्जी, उनको ट्रांसफर कर दिया गया मेघालय में। तो कुछ इस प्रकार का भी लग रहा है कि ट्रांसफर इस प्रकार से किए गए कि मुनीश्वर नाथ भंडारी मद्रास हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन के गए। ओके, तो कुल मिला के ओवरऑल ये ट्रांसफर्स किस हिसाब से हो रहे हैं इसके ऊपर एक सवाल उठाया जा रहा है। एक और बात, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी जब राजस्थान हाई कोर्ट में जज थे ना, तब भी इनको लेके कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई थी। जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को 2019 में राजस्थान से ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद में। जब राजस्थान के हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया था जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को, तो जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी ने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी जनवरी 18 और 23 2019 को, और बोला था कि मुझे राजस्थान हाई कोर्ट में रहने दो, मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट नहीं जाना। लेकिन कॉलेजियम ने इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और इनको राजस्थान से उठा के इलाहाबाद फेंक दिया। अब इनको इलाहाबाद से उठा के मद्रास फेंक दिया गया। तो कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे ये ट्रांसफर्स हो रहे हैं? क्या इनका कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है? एक सवाल यहाँ पे उठाया जा रहा है। हालांकि सीधे सीधा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव नहीं उठा सकते हो, क्योंकि ये बोल देना कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट कॉल्यूड करके एक दूसरे के साथ काम कर रही है, एक बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इस आर्टिकल में कुछ कुछ ऐसा ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? ऑथर का बोलना है कि भाई जब वो बात होती है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की, जैसे फॉर एग्जांपल मुनीश्वर नाथ भंडारी को जब राजस्थान से उठा के इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया था, तो ये बोला गया था कि अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है। तो एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि वो राजस्थान में ठीक तरीके से जस्टिस को एडमिनिस्टर नहीं कर रहा, तो वो इलाहाबाद में कैसे कर लेगा? तो जब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के ऊपर सवाल उठाए किसी जज के और वो राजस्थान में प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस नहीं कर पा रहा, तो इलाहाबाद के हाईकोर्ट में कैसे कर लेगा? तो किस बेसिस पे ये ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं, इसके ऊपर एक सवाल से यहाँ पे उठाया जा रहा है, जिसका किसी के पास भी यहाँ पे जवाब नहीं है।
फिर 16 सितंबर को ऑर्डर निकाला जाता है मुनीश्वर नाथ भंडारी के ट्रांसफर का, और 1.5 महीने बाद उसको पब्लिक किया जाता है। इसके ऊपर भी ये सवाल उठाया जा रहा है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि जिस पर्टिकुलर कोर्ट में इनको अपॉइंट किया जा रहा है वो उस कोर्ट के कितने टॉप जजेस के साथ यहाँ पे कंसल्टेशन हो रहा है, किस प्रकार से कॉलेजियम यहाँ पे काम कर रहा है, राज्य की सरकारों के साथ कितना कंसल्टेशन हो रहा है, इसके बारे में भी कोई ओपन जानकारी नहीं है। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। एंड में ऑथर ये बोल रहा है कि क्या ये जो ट्रांसफर्स हैं ये एक पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह हो रहे हैं या फिर सिर्फ एक रूटीन मैटर की तरह हो रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो बोलना है कि ये रूटीन मैटर है, लेकिन ऑब्वियसली बात है प्राइमा फेसी देख के लग रहा है कि ये सब कुछ पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह हो रहा है और यहाँ पे इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। बस यही बातें यहाँ आर्टिकल में बताई गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिएटिंग सेफ डिजिटल प्लेसेस। सबसे पहले तो देख लो कि इस आर्टिकल को लिखा किसने। तो इस आर्टिकल को लिखा संतोष सारंगी साहब ने। संतोष सारंगी साहब सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और एरिक फॉल्ट ने जो कि डायरेक्टर हैं यूनेस्को के न्यू दिल्ली में। अभी यहाँ पे बोल क्या रहे हैं, बोल ये है कि भाई स्कूल रिलेटेड वायलेंस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ चिल्ड्रंस राइट टू एजुकेशन। एक बच्चा मान लो स्कूल जाता है और उसके स्कूल में बुलिंग होती है। बुलिंग मतलब परेशान करना, उसको मारना, किसी भी प्रकार से मेंटली हैरेस करना, ये सब बुलिंग में और वायलेंस में आता है। तो एक बच्चे का राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वेलबींग वायलेट होता है अगर उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का वायलेंस हो रहा है स्कूल के अंदर, और इस वायलेंस में साइबर बुलिंग भी आ जाती है। इनफैक्ट अगर आप यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स की बात करो तो यूनेस्को के मेंबर स्टेट्स ने हर नवंबर का जो पहला थर्सडे है, साल के हर नवंबर का जो पहला थर्सडे है, उसको डेजिग्नेट किया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल। तो इस साल क्या था आपका इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल? इसको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो, जिससे कि किसी पीसीएस के वन लाइनर में अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको याद रहे। ठीक है, तो साइबर बुलिंग, बेसिकली साइबर बुलिंग में क्या होता है कि एक बच्चा मान लो ओवरऑल ऑनलाइन गया और ओवरऑल ऑनलाइन उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की बुलिंग हुई, उसको किसी ने परेशान किया, किसी एडल्ट ने उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, किसी भी प्रकार की बुलिंग हो सकती है, कपड़े उतारने को बोला, उल्टा सीधा मुंह बनाने को बोला, उल्टी सीधी बातें बोलने को बोला। वेराइड मैनिफेस्टेशंस है यहाँ पे साइबर बुलिंग के। ठीक है, आप जितना सोच सकते हो उतने, क्योंकि देखिए क्या होता है, एक बच्चा या एक बच्ची, इनका दिमाग उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, सामने वाला जो आपको बोल रहा है वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। तो भाई ये जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल है, इसका काम क्या है? इसका काम है टू रेज अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, मेंबर्स ऑफ द स्कूल कम्युनिटी, एजुकेशन अथॉरिटीज एंड अदर्स अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ऑनलाइन वायलेंस एंड साइबर बुलिंग। इस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट वायलेंस एंड बुलिंग एट स्कूल का काम है कि भाई लोगों को, पेरेंट्स को, स्कूल कम्युनिटी के लोगों को, अथॉरिटीज को, इनफैक्ट बच्चों को बताओ कि ऑनलाइन वायलेंस कैसे हो रहा है, साइबर बुलिंग कैसे हो रही है, इसको कैसे रोका जाए। इंडिया में 5 से 11 साल की उम्र के 71 चिल्ड्रन, बच्चे हैं जो कि इंटरनेट को एक्सेस करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के मोबाइल फ़ोन पे। आपके बड़े भाई के, पापा के, माता जी के, बड़ी बहन के मोबाइल फ़ोन पे आप इंटरनेट एक्सेस करते हो। आप कह सकते हो कि हमारे देश में 50 करोड़ से ज़्यादा लोग जो एक्टिव इंटरनेट यूज़ करते हैं, उसमें से 14% ये 5 से 11 साल के बच्चे हैं। और इनफैक्ट हमारे देश में जितने भी लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं उसके 2/3 तो 12 से 29 साल के, मतलब 18 साल से कम के जो बच्चे हैं उनका एक बहुत बड़ा नंबर है जो यहाँ पे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। और इन लोग के अंदर समझदारी की थोड़ी कमी होती है, और ये लोग जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद इनका प्रोपोर्शन इंटरनेट यूज़ करने का बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो जो चिल्ड्रन है, जो यंग पीपल हैं, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन आए हैं कोविड-19 के बाद। अब जितना ज़्यादा आप ऑनलाइन आए हो उतना ही ज़्यादा ऑनलाइन वायलेंस के चांसेस हैं, उतना ही ज़्यादा इंसिडेंसेस हैं साइबर बुलिंग के, उतना ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन बाय एडल्ट्स के चांसेस हैं। और इसके सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मतलब रियल सेक्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे, किसी भी प्रकार से आपको परेशान करना, मेंटली हैरेस करना, उल्टी सीधी सेक्सुअल बातें बोलना, ये सब। और जब भी बच्चों की साइबर बुलिंग होती है ना, निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, वेलबींग के ऊपर। अगर आप देखो तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है बिहाइंड द नंबर्स एंडिंग स्कूल वायलेंस एंड बुलिंग। ये 2019 में पब्लिश हुई थी, 144 कंट्रीज का डाटा है यहाँ पर। इसमें क्या बताया गया कि विद ऑलमोस्ट 1 in 3 स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग वर्ल्ड वाइड बीइंग बुलिड एटलीस्ट 1 in the preceding month।
मतलब 2019 में जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी तो पिछले एक महीने में जितने भी बच्चे थे दुनिया भर में, उनके साथ उनमें से 1/3 के साथ साइबर बुलिंग हुई थी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई बच्चों को विक्टिम बनने से हमें यहाँ पे रोकना है। ओके, और उसके लिए सबको इंटरवीन करना पड़ेगा, टीचर्स को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार को यहाँ पे भी इंटरवीन करना पड़ेगा। एक जेंडर सेंसिटिव मॉडल यहाँ पे लेना पड़ेगा, टारगेटेड अप्रोचेस लेके चलनी पड़ेंगी ताकि ऑनलाइन वायलेंस को यहाँ पे हम टैकल कर सकें। प्लान इंटरनेशनल की एक 2020 की स्टडी है जिसमें 14,000 वुमेन इन्वॉल्व की गई थी। 15 से 25 साल की उम्र की ये वुमेन थी 22 कंट्रीज की, और इसमें से 58% गर्ल्स ने क्या बोला था एशिया पैसिफिक रीजन में कि इनके साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ है। ओके, और जिन गर्ल्स के साथ ऑनलाइन हैरेसमेंट हुआ था उसमें से 14% आप कह सकते हो कि डिसेबल्ड थी, और 37% ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया ऑफ एन एथनिक माइनॉरिटी। तो जो डिसेबल्ड वुमेन है, जो एथनिक माइनॉरिटी वाली वुमेन है, वो ज्यादा डिसएडवांटेजेस पोजीशन में एशिया पैसिफिक रीजन में। और इस सेक्सुअल हैरेसमेंट के लॉन्ग टर्म निगेटिव इंपैक्ट्स होते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, उनकी वेलबींग के ऊपर भी। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। चिल्ड्रन को यहाँ पे फ्रीक्वेंटली बुली किया जाता है, चाहे आप स्कूल में हो तो भी बुली किया जा रहा था, स्कूल नहीं जा रहे हो ऑनलाइन आपको बुली किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। आपका क्लासमेट, आपके पीयर्स, ओके, आपके बड़े रिश्तेदार आपके खिलाफ उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दे सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, किसी प्रकार से आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये सब कुछ बहुत चलता है और इसके लिए अवेयरनेस यहाँ पे जरूरी है। सो देयर इज अ नीड टू टैकल दिस मीनेस। और इस ऑनलाइन वायलेंस का स्कूल प्रेमिसेस में होना नहीं है, पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम में ही है। तो ओवरऑल इस ऑनलाइन वायलेंस को पहली बात तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। बच्चों को अवेयर कराना चाहिए कि एक्चुअली में उन्हें पता चल सके कि जब उनके खिलाफ ऑनलाइन वायलेंस हो रहा है, साइबर बुलिंग हो रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, तो उनको पता चले कि हाँ हो रहा है, ताकि वो अपने बड़ों को, अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को, अपने बड़े भाई बहनों को बता सकें कि देखो मैं इससे सफर कर रहा हूँ। यहाँ पे टीचर्स को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। और इसके लिए एक यूनेस्को एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लेके आई है in partnership with NCERT on safe online learning in the times of COVID-19। तो यूनेस्को और NCERT जो मिल के एक इंफॉर्मेशन बुकलेट लाई है, सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19, ये बच्चों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इस बुकलेट के बेसिस पे बच्चों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आएगी कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे डिजिटल स्पेसेस के अंदर अपने आप को सिक्योर फील करना है, कैसे साइको इमोशनल स्ट्रेसेस को यहाँ पे टैकल करना है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनेस्को मिलके एक दूसरे के साथ सेफ, इंक्लूसिव और हेल्थ प्रमोटिंग लर्निंग एनवायरनमेंट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें पेरेंट्स को भी अपना रोल प्ले करना है और एज अ सिटीजन हम सबको अपना रोल प्ले करना है, ताकि हम एक ऐसी दुनिया को ला सकें दैट इज फ्री ऑफ साइबर बुलिंग। देखिए, साइबर बुलिंग को पूरी तरीके से खत्म कर पाना आसान नहीं है, बट इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल्स, एजुकेशन अथॉरिटीज, मेंबर्स ऑफ द एजुकेशन कम्युनिटी और पार्टनर्स ये सब मिलके ऑनलाइन वायलेंस को खत्म करने की कोशिश करें, डेफिनेटली खत्म किया जा सकता है। हालांकि जब इनमें से कोई एक परपेट्रेटर बन जाता है, क्राइम करने वाला बंदा बन जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे साइबर बुलिंग में ये पता चला कोविड-19 समय में कि कुछ बच्चों को उसका खुद का टीचर ही सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था ऑनलाइन। तो इस प्रकार के इंसिडेंसेस को रोकने की जरूरत है। ठीक है भाई, अगले आर्टिकल चलते हैं। हिस्ट्री लेसन्स, चाइना इज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन पॉलिटिक्स अंडर जी जिनपिंग। तो भाई एक मीटिंग हुई सेंट्रल कमेटी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की लास्ट वीक, और यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास किया गया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा, जिसका नाम था रेजोल्यूशन ऑन द मेजर अचीवमेंट्स एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पार्टी ओवर द पास्ट सेंचुरी। और ओवरऑल इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन के अंदर चाइना के फ्यूचर के बारे में बातचीत की गई। आप कह सकते हो कि 100 साल की हिस्ट्री में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरा ऐसा रेजोल्यूशन था। मैंने पहले ही बताया था, पहला रेजोल्यूशन 1945 में आया था माओ जेडोंग के अंदर, दूसरा 1981 में आया था डेंग जाओपिंग के अंदर, और तीसरा यहाँ पे आया है जी जिनपिंग के अंदर। 5000 वर्ड्स का कम्युनिक है। पूरा इसको अभी के लिए रिलीज नहीं किया गया है। 4 दिन का यहाँ पे वो कह सकते हो आप इवेंट हुआ, उस इवेंट के दौरान पे ये जो डॉक्यूमेंट था रिलीज किया गया, बट पूरा अभी डॉक्यूमेंट लोगों के सामने अवेलेबल नहीं है। अब इस डॉक्यूमेंट को पहले के डॉक्यूमेंट में हम लोग थोड़ा कंपेयर करते हैं। 1981 में जो रेजोल्यूशन आया था अंडर डेंग जाओपिंग, उस समय पे डेंग जाओपिंग ने ओपनली माओ की मिस्टेक्स को एक्नॉलेज किया था। माओ जेडोंग ने कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से लेकर 1976 में जो भी गलतियां की थी, उस गलती को डेंग जाओपिंग ने
1981 के रेजोल्यूशन में आइडेंटिफाई किया था। लेकिन अभी जो शी जिनपिंग रेजोल्यूशन लेके आया है उसमें पास्ट की किसी भी गलती को आइडेंटिफाई नहीं किया गया। मतलब शी जिनपिंग के अंदर 2021 का जो रेजोल्यूशन है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को बिल्कुल एक ऐसी पार्टी की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है जो कभी गलती कर ही नहीं कर सकती है। समझ गया? तो कुल मिला के ये जो नया हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन आया है, it wants to strengthen our consciousness of the need to maintain political integrity, think in big picture terms, follow the leadership core and keep in alignment with the central party leadership। मतलब ये पर्टिकुलर कम्युनिक चाइना की जो अभी की प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने की कोशिश कर रही है चाइना की, मतलब फोर्स कर रही है चाइना के लोगों को। शी जिनपिंग की कोर लीडरशिप की जो यहाँ पे क्वालिटीज है उसको यहाँ पे ओवरऑल बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई किया गया है। कलेक्टिव लीडरशिप के मॉडल को बिल्कुल छोड़ दिया गया। इनफैक्ट कलेक्टिव लीडरशिप के मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया। अब ये क्या चीज है? डेन जाओपिंग ने कलेक्टिव लीडरशिप का मॉडल लेके आया था। डेन जाओपिंग ने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में पावर को कंसंट्रेट करने की बात नहीं की थी। ओवरऑल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो भी आला नेता थे वो मिल के राज करेंगे, कुछ इस प्रकार की लीडरशिप की बात की थी डेन जाओपिंग ने। और उसके बाद 3 ट्रांसफर ऑफ पावर भी हुए हैं। लेकिन और जो भी प्रेसिडेंट और आप कह सकते हो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी बनता था 10 साल के लिए बनता था वो, और 10 साल के बाद एक पावर ट्रांसफर होता था। लेकिन शी जिनपिंग ने तो अपने आप को परमानेंटली यहाँ पे लीडर बना दिया और किसी भी प्रकार के पावर ट्रांसफर में शी जिनपिंग इंटरेस्टेड नहीं है। तो 1945 और 1981 के रेजोल्यूशन के बाद जो 2021 का रेजोल्यूशन है, इस 2021 के रेजोल्यूशन में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का अब तक का जो राज है उसको बहुत अच्छा बताया गया है। कलेक्टिव लीडरशिप का सिद्धांत जो डेन जाओपिंग ने दिया था उसको यहाँ पे क्रिटिसाइज किया गया। ओवरऑल शी जिनपिंग की हद से ज्यादा तारीफ की गई है। ओके, और आगे आने वाले समय में शी जिनपिंग ने कुछ इस प्रकार की सिचुएशन को बनाने की कोशिश की है जिनमें उनकी अथॉरिटी को कोई भी क्रिटिसाइज ना कर सके। चाइना के अंदर जो करंट रूल है उस रूल को लोगों चाइना के लोग माने, चाइना के लोग उसको पूजा करें, ओवरऑल शी जिनपिंग को अपना भगवान मान के आगे चलें। इस प्रकार की बहुत सी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। प्लस पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ साथ चाइना का फ्यूचर रिफॉर्म का प्लान क्या है, डेवलपमेंट का प्लान क्या है, इकोनॉमिक प्लान्स क्या है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। ये डॉक्यूमेंट अभी पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। धीरे धीरे इस डॉक्यूमेंट के, इस रेजोल्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर एनालिसिस लेगी। चाइना के अंदर इस डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाएगा। इंटरनेशनल स्कॉलर्स जब इस डॉक्यूमेंट को पूरी तरीके से पा जाएंगे, इसको स्टडी करेंगे, इसको इन्फर करेंगे और अलग अलग एनालिसिस छपेगी। तो इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को लेके आगे भी बहुत से आर्टिकल्स आएंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस्ट कॉज। ये जो माओइस्ट बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं, जैसे रिसेंटली 26 रेबल्स को एक पुलिस ऑपरेशन में मार दिया गया गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर लगाती है। और ये रेबल्स थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट कैडर के। ये जो सीपीआई माओइस्ट है ये एक प्रोटेक्टेड आर्म स्ट्रगल कर रही है इंडियन सरकार के अगेंस्ट। ये जो गढ़चिरौली नाम का फॉरेस्टेड और ट्राइबल डिनोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र के बिल्कुल गरीब डिस्ट्रिक्टों में आता है। यहाँ पे माओइस्ट को लगा कि लोगों को भड़का के अपनी तरफ मिला लेंगे, लेकिन ओवरऑल थोड़ा मुश्किल हो गया इन माओइस्ट के लिए ऑपरेट करना। अप्रैल 2018 में भी आप कह सकते हो कि 2 अलग इनकाउंटर्स हुए थे। एक में तो इन माओइस्ट को थोड़ी सक्सेस मिल गई थी। एक लैंडमाइन ब्लास्ट में 15 पुलिस पर्सनल्स की जान चली गई थी मई 2019 में। अप्रैल 2018 में 40 माओइस्टों को 2 अलग अलग स्कर्मिशेस में मारा गया था। तो यहाँ पे माओइस्ट बैकफुट पे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको दौड़ा दौड़ा के मार रही हैं। कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में ये जो माओइस्ट हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारी जैसे चूराचंदपुर मणिपुर में भी रिसेंटली एक इवेंट हुआ है जहाँ पे आसाम राइफल के एक कर्नल हैं, उनको और उनकी फैमिली को मार दिया गया, 4 और जवान वहाँ पे शहीद हो गए। तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रहा है, ये हार रहा है। इसके हारने की 2 वजह है। एक तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन माओइस्ट को दौड़ा दौड़ा के मार रही हैं। दूसरा, जिन इलाकों में माओइज्म फैला हुआ है उन इलाकों तक सरकारी मदद पहुंच रही है, सरकारी प्रोग्रामों के बेनिफिट पहुंच रहे हैं। सरकार इस बात को इंश्योर कर रही है कि जो गरीब लोग हैं उनको सरकारी मदद मिले, सरकारी स्कीमों का बेनिफिट मिले, ताकि वो खुद वायलेंस छोड़ दें। और एक बार उन्होंने खुद ही वायलेंस छोड़ दिया तो इन माओइस्ट को कोई सपोर्ट कैडर ही नहीं रहेगा। ये माओइस्ट रिक्रूट कहाँ से करेंगे? जब लोगों को ये नजर आने लगा कि सरकार सीधे सीधे उनके लिए काम कर रही है तो वो क्यों अपनी फैमिली की और अपनी जान खतरे में डाल के इन माओइस्ट के बिहाफ पे जाके वॉलेंटली लड़ेंगे? समझ गया? लेकिन ओवरऑल जो वायलेंस यहाँ पे होता है
इसमें इन इंसर्जेंट्स के साथ साथ कभी कभी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जाने जाती हैं। और जब ये मॉइस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस लड़ रही होती हैं तो क्रॉस फायर में पुअर ट्राइबल लोग भी फंसते हैं। उनके लोगों में मतलब उनमें से भी कुछ सिविलियंस की डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है, औरतों की डेथ हो जाती है। क्योंकि अब दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं तो जो वहाँ पे सिविलियंस है वो तो देखो नुकसान में यहाँ पे रहेंगे। कुल मिला के इंडिया का ये जो मॉइस्ट एलिमिनेशन प्लान है ये कुछ हद तक चाइनीज रेवोल्यूशन की तरह है। चाइना ने जिस प्रकार से अपोजिशन को हटाने की कोशिश की थी उसी प्रकार से इंडिया भी यहाँ पे अपोजिशन को हटाने की कोशिश कर रहा है। बट ओवरऑल चीजें थोड़ी यहाँ पे अलग है। मॉइस्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? मॉइस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो डाइवर्स इंडस्ट्रियल बेस को एक्सेप्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि उनके इलाके में कोई भी इंडस्ट्री ना है, उनके इलाके में कोई इंडस्ट्री आएगी तो उनको प्रॉब्लम है। उनको एक डेमोक्रेटिक माइंडसेट से प्रॉब्लम है। उनको हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में भरोसा नहीं है। वो अपने ही प्रकार का ट्राइबल जिंदगी जीना चाहते हैं, मॉडर्निटी को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। हमारी भारत सरकार भी बहुत लंबे समय तक कोशिश करती रही कि बातचीत से चीज़ों को सॉर्ट आउट की जाए, नहीं सॉर्ट आउट की गई। जब एक लिमिट से ज़्यादा हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस मरने लगे इन मॉइस्ट अटैक में तो हमारी सरकार को भी एक वायलेंट रुख यहाँ पे अपनाना पड़ा। हालांकि सरकार कोई दूध की धुली नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था माइनिंग के चलते इन गरीबों को बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अत्याचार हुए, तभी यहाँ पे इन्होंने हथियार उठा लिए। लेकिन अब ये जो मॉइस्ट कॉज है ना ये वेन कर रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो मिलिट्रीली इनको टैकल करने के साथ साथ हमारी सरकार को पैरेलली एक बातचीत के थ्रू, एक निगोशिएशन के थ्रू भी इनको पैसिफाई करने के तरीके ढूंढने चाहिए, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको पसंद आया हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे दे सकते हैं कि आपको क्या अच्छा लगा इन आर्टिकल्स में। अगर आपके पास खुद कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, कुछ अलग से जो कि मैंने यहाँ नहीं बताया, वो आप खुद नीचे लिख सकते हो ताकि बाकी बच्चे पढ़ के उससे बेनिफिट कर सकें। हैव अ ग्रेट डिफरेंस। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। गुड बाय।